डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर आपने ये सोचा होगा कि कैसे खुसूसियात, कैसे प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती होगी, कैसे माँ बाप की जो खुसूसियात है वो उनके बच्चों में मुंतकिल होती होगी। यानी खुसूसियात की मुंतकिली एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती होगी। यानी आंखें जो है, जैसे आंखें पेरेंट्स की होती हैं, माँ बाप की होती है, वैसे ही आंखें लगभग उनके बच्चों की भी होती हैं। जैसे बाल जो है या जैसा उनका बैरूनी स्ट्रक्चर होता है माँ बाप का, वैसे ही जो है बाल या आंखें या बैरूनी स्ट्रक्चर वैसे ही उनके बच्चों में भी जो है आता है। तो ये खुसूसियत की मुंतकिली कैसे होती हैं, चलिए इसी के सिलसिले में आज जो है यही सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम एक हमारा नया पोर्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उस सेल के न्यूक्लियस में एक खास किस्म का कंपोनेंट होता है, एक खास किस्म का केमिकल होता है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यही न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करने के लिए। जो सेल होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक को हम कहते हैं आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, जो डीएनए होता है वो आमतौर से तो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड जो है सेल के अंदर होता है, उसके अंदर वो आरएनए आमतौर से वहीं पाया जाता है। और यही दो कंपोनेंट है, यही दो न्यूक्लिक एसिड हैं जो खुसूसियत की मुंतकिली को या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करने के लिए अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड केमिकली कैसे होते हैं, केमिकली ये कौन सी चीज़ों से, कौन से कंपाउंड से, कौन से एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यानी जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, इस बड़े से मॉलिक्यूल को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। रिपीट कर रहा हूं बात को, जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रैंड तैयार करते हैं, उसी स्ट्रैंड को या उसी बड़े से मॉलिक्यूल को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देखिए, अगर आप शक्ल में देखोगे तो ये जो है सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, और ये सिंगल स्ट्रैंड जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड, अगर आप यहाँ देखोगे केमिकली देखोगे तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, देखो ये न्यूक्लियोटाइड हैं, ये हिस्सा भी न्यूक्लियोटाइड हैं, इसी तरह से ये हिस्सा भी न्यूक्लियोटाइड है, ये हिस्सा भी न्यूक्लियोटाइड है, ये हिस्सा भी न्यूक्लियोटाइड हैं। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल उन्होंने तैयार कर लिए हैं, तो वही क्या कहलाता है, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड कहलाता है। यानी वही जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। मैं एक वर्ड यहां बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली होता क्या है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, और वो 3 कंपोनेंट होते हैं मोनोसैकेराइड। एक मुझे उसमें होता है, एक जो कंपोनेंट होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। ये पेंटोज शुगर होती हैं, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पेंटोज शुगर होती हैं जिसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। मैंने आपको जब बायोमोलिक्यूल, जब कार्बोहाइड्रेट बताया था, पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको मोनोसैकेराइड के बारे में बताया है।
तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर होती हैं वो आमतौर से राइबोज शुगर होती हैं। या तो वो डीऑक्सीराइबोज होगी, हम डिटेल से देखेंगे, या तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी या राइबोज शुगर होगी। ठीक है, तो एक उसमें जो कंपोनेंट होता है वो होता है मोनोसेकेराइड यूनिट, जिसको आमतौर से हम शुगर यूनिट कहने वाले हैं। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, यानी कुछ ऐसे असास होते हैं, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, वो भी हम थोड़ा सा अभी डिटेल से देखने वाले हैं। और एक तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है फास्फोरस ग्रुप। तो ये तीन कंपोनेंट यानी पेंटोज शुगर, ठीक है, यानी शुगर कंपोनेंट, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और फॉस्फेट ग्रुप, जब ये तीनों ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट है? शुगर का मॉलिक्यूल, ठीक है, पेंटोज शुगर, इसी तरह से नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीन ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। और जब बहुत सारे छोटे छोटे ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वही जो है एक सिंगल स्ट्रैंड तैयार कर लेता है डीएनए का या आरएनए का। अब थोड़ा सा एक बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोनोसेकेराइड जो इसके अंदर होता है वो कौन सा होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो डीएनए और आरएनए जो होता है इनमें पेंटोज शुगर ही होती है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आरएनए और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक मोनोसेकेराइड यूनिट होता है और वो मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर होती है। अब वो पेंटोज शुगर अगर आप देखें तो आरएनए के अंदर जो आरएनए होता है वो जो आरएनए का जो आर है वो इस बात को ही रिप्रेजेंट करता है कि इसमें राइबोज शुगर है। ठीक है, जो आर जो वर्ड होता है आरएनए में ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें राइबोज शुगर है। ये राइबोज शुगर पेंटोज शुगर होती हैं। उसका फॉर्मूला किस तरह से होता है जरा आप देख लें। यहां मैं आपको बना के बता देता हूं कि ये जो राइबोज शुगर होती है वो किस तरह की होती हैं। ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, तो इस तरह से यहां एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये सब बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, यहां इसका होता है पांचवा कार्बन, सॉरी, यहां होता है इसका पांचवा कार्बन CH2H। बाकी सब जगह OH होते हैं। ठीक है, और ये चूंकि बीटा राइबोज शुगर होती हैं। बीटा राइबोज शुगर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनोमेरिक कार्बन है, यानी ये वाला जो इसका कार्बन होता है इसका OH ऊपर होता है। ठीक है, ये बीटा राइबोज शुगर होती हैं, तो इसका OH हम ऊपर लिखने वाले हैं। यहां होता है OH, ऊपर OH होगा, बाकी सब जगह नीचे OH होंगे। ठीक है, अब बाकी सब जगह HH होगा, ये हो गया H और यहां भी क्या होगा? H। ये होता है राइबोज शुगर का यूनिट। ठीक है, और ये पाया जाता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। ये वाला जो है पेंटोज शुगर इसके अंदर पाया। पेंटोज शुगर क्यों कह रहा हूं? देखो यहाँ 5 कार्बन है। ये अगर आप देखेंगे तो ये पहला कार्बन इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वें नंबर का कार्बन। तो ये पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, और इसे मैं बीटा पेंटोज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जो एनोमेरिक कार्बन है इसका OH ऊपर होता है। ये लाइट को सीधे हाथ की तरफ घुमाता है, इसलिए मैं इसको कहूंगा डी राइबोज शुगर या बीटा डी राइबोज शुगर में इसे कहने वाला हूं। ठीक है, अब जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज होती है, लेकिन उसका O जो होता है, एक ऑक्सीजन जो होता है, दूसरे नंबर के कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है वो निकल जाता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, एक ऑक्सीजन हम निकाल देंगे तो इसीलिए हम उसे कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये वाला जो कार्बन होता है, अगर आप यहां देखोगे, ये वाला कार्बन का जो OH है, ये वाला OH, इसका हम क्या निकालने वाले हैं? O निकाल देंगे, तो इसलिए हम इसका कहेंगे डीऑक्सी। ठीक है, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो डीऑक्सी हो जाएगा। तो जो अब जो शुगर का मॉलिक्यूल बनेगा, जो राइबोज का मॉलिक्यूल बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहां तो चूंकि बीटा डीऑक्सीराइबोज बना रहे हैं हम, तो OH पहले नंबर का एनोमेरिक कार्बन का OH कहाँ होगा? ऊपर साइड होगा। लेकिन जो दूसरे नंबर के कार्बन का OH है वो वहां से O निकल गया है, तो वहां कौन बचेगा? वहां सिर्फ बचेगा H। ठीक है, यहां बचेगा H और यहां भी बचेगा
H, और बाकी यहाँ जैसा कि वैसा ही OH यहाँ मौजूद होगा। बाकी सब जगह हम क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं, और यहाँ कौन है, CH2OH। ठीक है, तो ये वाला अगर आप मॉलिक्यूल देखेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल हो गया है डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर का कार्बन का जो OH है उसको हमने उसमें से O हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, डीऑक्सीराइबोज शुगर ही हो गई वो है, और ये पाई जाती है DNA के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया हूं कि जो पेंटोज शुगर जो पाई जाती हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर और न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर होती हैं वो RNA के अंदर राइबोज शुगर होती हैं, जिसका मॉलिक्यूल मैंने आपको बता दिया हूं, और साथ ही साथ जो DNA होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, यानी दूसरे नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन निकला हुआ होता है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, जो DNA में पाई जाती है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, ये बात याद रखें आप। एक मेजर डिफरेंस है कि RNA के अंदर राइबोज शुगर होती है जबकि DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसीलिए तो इसके लिए नाम से पहले RNA के नाम से पहले R लग रहा है राइबोज शुगर के लिए, और DNA के अंदर D जो लग रहा है वो डीऑक्सीराइबोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, अब इसके बारे में हम कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस पाए जा सकते हैं। कितने तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं? 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं, जिसमें से 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस जो होते हैं, यानी साइटोसिन नाम का, थाइमीन और यूरेसिल नाम का, ये 3 तरह के जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं उनका पेरेंट कंपाउंड होता है पिरिमिडीन, यानी पिरिमिडीन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस करके हम ये 3 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस तैयार कर सकते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। ठीक है, इनका जो पेरेंट कंपाउंड होगा, इनका पेरेंट स्ट्रक्चर जो अगर आप देखोगे तो उसमें पिरिमिडीन आया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहां देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के बता देता हूं ताकि आप उसको आसानी से याद करें। आप आपकी नोट्स के अंदर इसको लिखने की भी कोशिश करें ताकि आपको साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन का जाब्ता आपको या इसका फॉर्मूला आपको याद हो जाए। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर इसका आपको याद हो जाए, इसलिए इसके लिए आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आपके नोट्स के अंदर आप मेरे साथ साथ लिखें। देखिए, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है पिरिमिडीन है और ये पेरेंट कंपाउंड है। इसी के अंदर हम थोड़े से केमिकल चेंजेस करके हमारे 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस को तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो ये पेरेंट जो है कंपाउंड है, अब मैं क्या करता हूं, इस पेरेंट कंपाउंड से मैं साइटोसिन बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, साइटोसिन कैसा बनेगा इसके जरिए से मैं क्या करता हूं, पेरेंट तो जैसे कि वैसे ही रहेगा आपका। ठीक है, यहां मैं इसको लिख देता हूं जैसा कि वैसा। ठीक, अब अगर आप यहां देखोगे तो ये हो गया आपका पेरेंट कंपाउंड, थोड़ा सा पेरेंट इसकी जो है चेन इस तरह से होगी। अब यहां जो होता है, ये वाला जो चौथे नंबर का कार्बन होता है, यहां होता है NH2। ठीक है, और जो दूसरे नंबर का कार्बन है यहां होता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसकी बंदिश चूंकि कम हो गई है नाइट्रोजन की, तो यहां होता है H। ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया हूं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हूं, ये होता है साइटोसिन का। काय का होता है? ये लिख देता हूं यहां मैं, ये होता है साइटोसिन का। ठीक है, और इसे हम जनरली C से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसे C से रिप्रेजेंट करेंगे। साइटोसिन को हम आमतौर से भी आगे चलकर भी हम C से ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और एक बात याद रखें, साइटोसिन, यूरेसिल और जो थाइमीन होता है, इसे हम इसके इनिशियल वर्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। साइटोसिन को C से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, थाइमीन को T से और यूरेसिल को U से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया हूं, ये होता है साइटोसिन का। अब चलिए देखते हैं हम यूरेसिल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो पहले हम इसकी पेरेंट जो है बना लेते हैं इस तरह का। ठीक, यहां नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन यहां होता है, और ये हो गया। ठीक है, अब यहां होता है डबल बॉन्ड O और यहां भी होता है डबल बॉन्ड O। यहां होगा, चूंकि बंदिश कम हो गई तो यहां होगा H और यहां भी लग जाएगा इसके साथ एक H। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है यूरेसिल का। किसका स्ट्रक्चर होता है? ये होता है स्ट्रक्चर यूरेसिल का। यूरेसिल का स्ट्रक्चर होता है।
जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया हूं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो यहां डबल बॉन्ड O लग गया है, यहां डबल बॉन्ड O लग गया है, जबकि जो साइटोसिन होता है उसमें यहाँ NH2 ग्रुप होता है और यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। बोलो बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये है यूरैसिल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि थाइमीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। मैं आपको थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि शॉर्टकट इसका किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा लिखने के लिए आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए सिर्फ यहाँ जो होता है, जो जब हम थाइमीन लिखेंगे तो यूरैसिल का जो ये वाला कार्बन होता है, जो यूरैसिल का ये वाला जो कार्बन होता है, यानी जो 5वें नंबर का कार्बन होता है, यहाँ होता है CH3 ग्रुप। कौन होता है यहाँ लग जाता है CH3 ग्रुप। अब ये जो मॉलिक्यूल बन चुका है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल जो आपका बन चुका है, अब ये बड़ा सा मॉलिक्यूल अब यूरैसिल नहीं रहा, ये हो गया है अब थाइमीन। क्या हो गया, ये अब थाइमीन हो गया है। तो लिख देता हूं मैं इसे, ये बन गया है आपका थाइमीन, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, T से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बोलो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो है एक इमेज आपको बता देता हूं ताकि मैं आगे आपको आसानी से इसको समझा सकूं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता दिया हूं, ठीक है। तो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था वो कुछ इस तरह से थे कि जो साइटोसिन होता है वो, उसका मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। यूरैसिल का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से नजर आता है और थाइमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आता है। दोनों के अगर आप इन तीनों का स्ट्रक्चर अगर आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि पिरिडीन अगर आपने याद कर लिया, ये स्ट्रक्चर अगर आपने याद कर लिया, पिरिडीन का स्ट्रक्चर याद कर लिया, तो आपको इतना याद रखना है कि चौथे नंबर के कार्बन पर अगर NH2 ग्रुप है और दूसरे नंबर के कार्बन पर O है तो वो साइटोसिन कहलाता है। अगर चौथे नंबर के कार्बन पर O और दूसरे नंबर के कार्बन पर O मौजूद है तो वो जो है वो यूरैसिल कहलाता है। और यूरैसिल के अंदर ही अगर 5वें नंबर के कार्बन पर अगर CH3 लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, बोलिए, वो थाइमीन हो जाता है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर को याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, और यही जो है डिफरेंस होता है DNA और RNA के अंदर, वो ये कि जो DNA होता है, DNA के अंदर थाइमीन नाम का जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, जबकि यूरैसिल उसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। साइटोसिन होगा और थाइमीन होगा, ये DNA के अंदर होगा, लेकिन यूरैसिल जो है वो DNA में नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम RNA की बात करते हैं तो RNA में साइटोसिन और यूरैसिल होता है, RNA में साइटोसिन और यूरैसिल होता है। थाइमीन जो है ये RNA में नहीं पाया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है DNA और RNA के अंदर। RNA जो होता है उसमें यूरैसिल होता है और DNA जो होता है उसमें थाइमीन पाया जाता है, ठीक है। अब जो दो किस्म के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, मैंने कहा था आपको कि 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो है न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं, तो 3 तो बता दिया। जो पिरिमिडीन होता है वो उसका पेरेंट कंपाउंड होता है, उसी पेरेंट कंपाउंड से 3 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस तैयार होते हैं। इसी तरह से प्यूरिन नाम का एक पेरेंट कंपाउंड होता है जिसके जरिए से 2 नए किस्म के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस हम तैयार कर सकते हैं। तो मतलब जो 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस हैं, यानी एडेनिन और गुआनिन, इसका जो पेरेंट कंपाउंड होता है वो होता है प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन से ही हम क्या करते हैं, 5 टाइप के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस तैयार करते हैं। 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पिरिमिडीन से तैयार होते हैं, जबकि 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस प्यूरिन से तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका जो पेरेंट कंपाउंड होता है, इनका जो पेरेंट स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम होगा। कैसा होगा, सेम। अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो है प्यूरिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको एडेनिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो एडेनिन के अंदर यहाँ तो जो है ये स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन होता है और यहाँ नाइट्रोजन होता है, फिर बाकी सब जगह डबल बॉन्ड और यहाँ होता है H, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हूं प्यूरिन का।
अब प्यूरीन का जो छठे नंबर का कार्बन है, यानी ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लग जाए, कौन सा ग्रुप लग जाए, यहाँ NH2 ग्रुप लग जाए, तो अब जो मॉलिक्यूल बन चुका है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ जो बन चुका है, ये स्ट्रक्चर बन गया है प्यूरीन से अब कन्वर्ट हो गया है एडेनिन के अंदर। ठीक है, तो ये एडेनिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये एडेनिन का है। ठीक है, इसके छठे नंबर के कार्बन, प्यूरीन के जो छठे नंबर का कार्बन होता है, उस कार्बन पर जब हम NH2 ग्रुप लगा लेते हैं तो वो कंपाउंड जो है चेंज हो जाता है एडेनिन के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गुआनिन के स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो चलिए बना के सबसे पहले जो है हम प्यूरीन्स को बना लेते हैं। प्यूरीन का जो उसका मेन स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है। अब हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए जो छठे नंबर का कार्बन जो होता है प्यूरीन का, वहां होता है डबल सॉरी यहाँ H लिखना भूल गया, यहाँ होता है H। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ होता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, जो छठे नंबर का कार्बन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर। ठीक है, तो वहां हो जाता है डबल बॉन्ड O। अब यहाँ बंदिश जो है, अगर वैलेंसी देखेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है 2 हो गई, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ H। ठीक है, और यहाँ मौजूद होता है इसके जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है, वहां होता है NH2। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर बन गया है गुआनिन का। ठीक है, तो यूरेसी जो हमारा जो प्यूरीन था, प्यूरीन का जो छठे नंबर का कार्बन है वहां डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सीजन वहां मौजूद है, और जो दूसरे नंबर का कार्बन है वहां होता है NH2। तो जब इस तरह के जब हम ग्रुप लगा देते हैं तो अब जो प्यूरीन था वो काय में कन्वर्ट हो गया है गुआनिन के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर बन गया है अब गुआनिन का। ठीक है, तो गुआनिन में छठे नंबर का जो कार्बन होता है वहां होता है डबल बॉन्ड O, और जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है वहां होता है NH2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने लिखा होगा इसको। ठीक है, तो ये अगर आपने इसको लिखा होगा तो आपको ये याद भी हो गया होगा। अब मैं इसको जो है उनके जो फोटोकॉपी मेरे पास है मैं उसको बता देता हूं, इसको मिटा देता हूं और उसकी फोटोकॉपी आपको बता देता हूं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। एडेनिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं, और गुआनिन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस बता दिया हूं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन और गुआनिन। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो होते हैं वो पिरिमिडीन से हासिल होते हैं, जबकि एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो प्यूरीन से हासिल किए जाते हैं। ये 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो है न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड में जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है, जो तीसरा कंपोनेंट वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है, इसमें फास्फोरस होता है और ऑक्सीजन, इसके अतराफ में 4 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो ये 3 तरह के कंपोनेंट जो है वो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? एक होता है मोनोसेकेराइड, जो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, जो 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं, वो आपको बता दिया। और तीसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। बोलो बात समझ में आ गई है? ये जब तीनों कंपोनेंट आपस में मिल जाते हैं तो तैयार हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं मेरे लेक्चर शुरू करने से पहले, वो ये कि अगर आप मेरा लेक्चर को 2020 में यानी लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं और 2021 में आप जो है 12th का एग्जाम देने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, खासतौर से महाराष्ट्र बोर्ड के अगर आप हैं और 2021 में आपके 12th HSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये आपके सिलेबस में से डिडक्ट हो गया है। ठीक है,
ये आपको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो रही है, कॉलेजेस नहीं हो रहे हैं, जिसका से 25% हिस्सा क्या कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है। तो उसी में से ये पोर्शन जो है वो भी डिडक्ट कर लिया गया है। तो ये हो सकता है कि आपको ना पूछा जाए, वरना आप आपका नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होती है राइबोज शुगर, ठीक है, एक होती है राइबोज शुगर और एक होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ठीक है। जब राइबोज शुगर यानी जो पेंटोज शुगर है, वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड तैयार करते हैं। रिपीट कर रहा हूं बात को, न्यूक्लियोसाइड में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, या तो जो है वो राइबोज शुगर होगी या डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। अब वो पांचों जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस बताया आपको, उसमें से कोई एक हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ राइबोज शुगर मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ एच लिखे हुए नहीं है, इसलिए आपको जो है ये थोड़ा सा अलग नजर आ रहा होगा जो आपको मैंने पहले बताया। तो यहाँ एच मौजूद है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो ये जो है ये राइबोज शुगर है और ये है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के अंदर ये कौन है, यहाँ NH2 ग्रुप है या CO ग्रुप है, कौन है ये, साइटोसिन ये है। अब जब न्यूक्लियोसाइड तैयार होता है तो न्यूक्लियोसाइड तैयार होते वक्त होता ये है कि जो पहले नंबर का कार्बन है, ठीक है, ये वाले जो कार्बन है, इस कार्बन का OH के साथ ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो है वो रिएक्शन कर लेता है, वहां से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से OH और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस का H निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से H2O यहाँ से निकल जाएगा और आपको तैयार हो जाएगा इस तरह का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, ठीक है। जब यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा तो ये मॉलिक्यूल कहाँ हो जाएगा, यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे तैयार हुआ, जब पेंटोज शुगर और कौन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जब आपस में जुड़े, और कैसे जुड़े हैं कि जो राइबोज शुगर थी, जो पेंटोज शुगर था, उसके पहले नंबर के कार्बन का OH और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है उसका H2O बन के निकल गए हैं और एक नया मॉलिक्यूल तैयार हुआ है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना है इसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब चलिए वापस आते हैं हम न्यूक्लियोटाइड पर और कुछ और बातें जो है न्यूक्लियोटाइड के सिलसिले में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, फिर मोनोसेकेराइड यूनिट यानी जो है शुगर यूनिट उसके अंदर होता है, या तो वो जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी या राइबोज शुगर होगी, और 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस उसके अंदर हो सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप जो हमारा नाइट्रोजन जो हमारा जो शुगर होती है, जो शुगर यूनिट होता है, जो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज जो यूनिट होता है, उसके 5वें नंबर के कार्बन का जो OH है, ठीक है, 5वें नंबर के कार्बन का OH जो होता है वहां होता है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ। देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वो ये कि जो राइबोज शुगर होती हैं, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो या राइबोज शुगर हो, यानी जो शुगर यूनिट होता है उसके कार्बन के जो कार्बन होता है उसे हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो अगर मैं कहूँ पहले नंबर का कार्बन राइबोज शुगर का, पेंटोज शुगर का पहले नंबर का कार्बन, तो मैं कहूँगा उसे फर्स्ट प्राइम। क्या कहूँगा उसे, फर्स्ट प्राइम। इस तरह से प्राइम के सिंबल से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि 3 प्राइम OH, इसका मतलब ये होता है कि जो राइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर, ठीक है, जो पेंटोज शुगर है वो पेंटोज शुगर के तीसरे नंबर के कार्बन का OH, ठीक है, 3 प्राइम OH का मतलब वही होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जो प्राइम का जो सिंबल है वो सिर्फ और सिर्फ जो राइबोज शुगर होती हैं, जो पेंटोज शुगर होती हैं, उसके कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि 5 प्राइम OH, इसका मतलब यह होता है कि जो राइबोज शुगर है उस राइबोज शुगर के, उस पेंटोज शुगर के 5वें नंबर के कार्बन का OH। ठीक है, बात याद रखेंगे आप। तो अब थोड़ी सी बातों को और आगे हम इलोंगेट करते हैं कि जो OH मौजूद हो, ये जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है वो 5वें नंबर के कार्बन पर होता है। ठीक है, 5वें नंबर के कार्बन पर ही वो मौजूद होता है। वहां से OH निकल जाएगा, जो हमारी जो शुगर थी उसका OH निकल जाएगा और वहां कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और बता दो कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं, वो मौजूद होते हैं पहले नंबर का कार्बन जो होता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइम जो होता है, जो पहले नंबर का कार्बन होता है, न्यूक्लिक जो राइबोज शुगर होती है उसके जो पहले नंबर का कार्बन होता है, वहां से OH निकलकर उसके आगे लग जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। इस तरह से आपको जो पूरा मॉलिक्यूल मिलता है वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ रही? 5वें नंबर के कार्बन पर कौन मौजूद होता है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है, और पहले नंबर के कार्बन पर कौन मौजूद होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस मौजूद होता है। इस तरह से जो है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके लिए एब्रीविएशन इस्तेमाल किया जाता है, AMP, DCMP या GMP वगैरह, इस तरह से एब्रीविएशन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका क्या मतलब होता है वो भी थोड़ा सा आप जानने की कोशिश कर लें या उसको भी समझ लें आप। देखिए यहाँ जो पहला जो लेटर होता है, एब्रीविएशन का जो पहला लेटर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस उस न्यूक्लियोटाइड में मौजूद है। देखिए यहाँ चूंकि एडेनिन मौजूद है इसीलिए मैंने यहाँ एब्रीविएशन लगाया है एडेनिन का A। ठीक है, तो A रिप्रेजेंट कर रहा है एडेनिन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस को। ठीक है, और ये जो MP है रिप्रेजेंट करता है मोनोफॉस्फेट को। ठीक है, जो मोनोफॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है उसे रिप्रेजेंट करता है MP। तो ये हो गया AMP यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ हो रहा है DCMP। यहाँ स्मॉल d जो है इनिशियल जो है इस्तेमाल हुआ है स्मॉल d। अब ये स्मॉल d रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सी राइबोज शुगर को। अगर आप यहाँ जो राइबोज शुगर है, जो पेंटो शुगर है, वो डीऑक्सी है क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन से O निकल गया है, तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इसीलिए मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया, ये राइबोज शुगर के लिए इस्तेमाल किया हूँ D का इस्तेमाल, स्मॉल d का इस्तेमाल। और ये C रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ C है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस यहाँ मौजूद है। और यहाँ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कौन सा है, साइटोसिन है, उसीलिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हूँ C। और MP किस बात को रिप्रेजेंट करता है, मोनोफॉस्फेट को। तो DCMP जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीऑक्सी राइबोज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट को। तो बात समझ में आ रही है? इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को हम जो है एब्रीवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूक्लियोटाइड भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड कैसे तैयार होता है। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हम न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड कैसे तैयार होता है। देखो क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH, 3 प्राइम का मतलब बता दिया, ठीक है, तो 3 प्राइम OH से OH की जगह वहां कौन चला जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप वहां जुड़ जाता है। रिपीट कर रहा हूं बात को, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH की जगह जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप वहां जाके जुड़ जाता है। ठीक है, जब ये ग्रुप यहां जाकर जुड़ जाएगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह का रहेगा। इसे मैं कहता हूं डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं, तो ये जो है ये जो मॉलिक्यूल बन गया है ये डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। यहां क्या हुआ है, 3 प्राइम पर ये जो तीसरे नंबर का जो कार्बन का OH था, वहां मेरे जो 5वें नंबर के कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ था दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, वो वहां जाकर जुड़ गया है। ठीक है, तो
तो इस तरह से क्या हुआ है, अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया है। डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा हूं इसे, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, एक और न्यूक्लियोटाइड आप जो है क्या करेगा, यहाँ इस ओवेच पर, ये जो 3 प्राइम ओवेच है वहां एक न्यूक्लियोटाइड और आकर जुड़ जाएगा। उसके 5वें नंबर पर मौजूद जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ आकर जुड़ जाएगा। फिर इसी तरह से चेन कंटिन्यूस आगे बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाएगा और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड जो बनेगा वो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए इस तरह से उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, वो खाली है आगे बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, और ये चूंकि 5वें नंबर के कार्बन पर मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं इसे ये 5 प्राइम एंड है। कौन सा एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। क्यों, क्योंकि ये 5वें नंबर के कार्बन पर ही मौजूद है। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हमारा ये शुगर यूनिट और ये उसका नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ठीक है। अब इसका जो 3 प्राइम एंड था, मतलब जो तीसरे नंबर के कार्बन का OH था, जो 3 प्राइम था, वहां नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कौन जुड़ गया है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ मौजूद है, इसके 5 प्राइम पर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ जो है फर्स्ट प्राइम पर जो है कौन मौजूद है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस मौजूद है। अब इसका जो 3 प्राइम था, ठीक है, वहां फिर ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, फिर इसका ये 3 प्राइम। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 3 प्राइम एंड जो है यहाँ मौजूद है, ठीक है, जबकि यहाँ कौन सा एंड था, 5 प्राइम एंड मौजूद था। तो ये जो है 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड ये इस्तेमाल किया जाता है आमतौर से जो न्यूक्लियोटाइड की जो जंजीर होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो जंजीर होती है, उसमें 5 प्राइम एंड और जो है 3 प्राइम एंड का क्या मतलब होता है वो आप समझ गए होंगे। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लिक एसिड का। उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूक्लिक एसिड भी समझ में आ गया होगा कि वो किस तरह से तैयार होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। जैसा कि हमने प्रोटीन के अंदर भी देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड में भी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस का सीक्वेंस कैसा है। जिस तरह से प्रोटीन में जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, अगर उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए तो नए किस्म का प्रोटीन तैयार हो जाता है, उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड में भी अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस जो होती हैं अगर उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए तो एक अलग जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, या ऐसा समझ लीजिए कि एक नया जीन जो है तैयार हो जाता है, एक नई किस्म का DNA तैयार हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें तो एक, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा जीन का टुकड़ा है, एक छोटा सा जो है न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा है जिसका जो कोडिंग है, जिसकी जो सीक्वेंस है वो है CATG, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस का मतलब ये है कि यहाँ जो है साइटोसिन मौजूद है, फिर उसके बाद जो है एडेनिन है, फिर थाइमिन है और गुआनिन है। जो 5 प्राइम एंड है, ठीक है, जो 5 प्राइम एंड है, जो एक सिरा है जो मैंने आपको इससे पहले बताया हूं, वहां साइटोसिन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो है एडेनिन मौजूद है, उसके बाद जो है थाइमिन मौजूद है, और उसके आखिरी में कौन जो है, गुआनिन मौजूद है, जो 3 प्राइम एंड पर मौजूद है। तो बात समझ में आ रही। तो ये सीक्वेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और यही कैरी करता है, यही जो सीक्वेंस होता है यही कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और यही सीक्वेंस जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्म के लिए अपना एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूक्लिक एसिड बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं DNA की तरफ। चलिए अब ये देखते हैं कि DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरह से पेश किया गया। ठीक है, 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, DNA
दो स्ट्रैंड के फॉर्म में, दो जो है न्यूक्लियोटाइड की दो जंजीरें एक दूसरे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइंड करती है। इस तरह से जो है वो एक दूसरे से जो है घूमकर, रस्सी टाइप में घूमकर, दो स्ट्रैंड आपस में घूमकर एक लंबा सा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर लेते हैं। यानी दो स्ट्रैंड आपस में वाइंड करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं डीएनए। और ये जो एक स्ट्रैंड होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का होता है। यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड जब आपस में वाइंड करके एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, एक बड़ी सी जंजीर तैयार कर लेंगे, इसे कहते हैं हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में मौजूद होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको दो स्ट्रैंड नजर आएगी। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दूसरी स्ट्रैंड है। ठीक है, एक जो स्ट्रैंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ मूव करता है। ठीक है, मतलब ये जो दो स्ट्रैंड होती हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। एक 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करती हैं, जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब ये जो डबल स्ट्रैंड जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस आपको यहां नजर आ रहे हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस इस हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक्सिस है, इस हेलिकल स्ट्रक्चर का ये एक्सिस है। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस हैं वो कैसे हैं, इसके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल पेश किया कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें दो स्ट्रैंड होती हैं और वो दो स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस परपेंडिकुलर होते हैं उसके एक्सिस के। अच्छा, ये इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि इनके नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। अगर आप यहां देखोगे, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आपको नजर आ रहे हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस के दरमियान अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आएगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इन्होंने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कहा कि हमेशा ये होगा कि दो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ही आपस में बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ही करेंगे। मतलब ये है कि गुवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और वो जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। गुवानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और गुवानिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बॉन्डिंग करेगा एडेनिन के साथ, ऐसा नहीं। हमेशा गुवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी तरह से एडेनिन जो होगा वो हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, और इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान होगी। तो साइटोसिन हमेशा गुवानिन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और कितनी बॉन्डिंग करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो करेगा। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, मतलब जो 2 बेसिस होते हैं जो एक दूसरे के हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाले हैं, वो है एडेनिन और थाइमिन। इसी तरह से गुवानिन और साइटोसिन, ये हमेशा क्या होंगे, डीएनए के अंदर हमेशा पेयरिंग के फॉर्म में मौजूद होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूक्लिक एसिड भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिख कर भेजिए कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं जो है आपको पर्सनली आगे चलकर समझाने की कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और साथ ही साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।